हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। कल दोस्तों आपका एग्ज़ाम है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दोस्तों शुभकामनाएं। उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर की सीरीज़ आपकी ज़रूर इसमें मदद कर रही होगी। दोस्तों आज हम उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर का आखिरी पार्ट दोस्तों लेकर आए हैं, जहाँ पर हम आपके लिए एक और मैराथन रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 4 पर दोस्तों आधारित ये क्लास रहने वाली है। 100 से अधिक दोस्तों हम यहाँ पर आपको प्रश्न करवाएंगे। लास्ट में दोस्तों ये रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया क्लासेस दोस्तों रही हैं। हमने दोस्तों अभी तक मैराथन रिवीजन के जनरली 5 क्लासेस और 6 क्लासेस, मतलब बेसिकली देखा जाए तो 5 क्लासेस आपकी यूनिट 5 की हैं और 1 क्लास दोस्तों हमने सामान्य ज्ञान की रखी है। तो अगर हो सके तो उनको पूरा देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि क्विक रिवीजन दोस्तों आपका हो जाएगा और आपको दोस्तों ये डेफिनेटली मदद करेगा। और आने वाले समय में भी दोस्तों ये जो सीरीज़ है वो आपको अन्य एग्जाम में भी मदद करती रहेगी, ऐसी हम दोस्तों उम्मीद करते हैं। तो कल आपका एग्ज़ाम है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस से वहाँ पर जाएंगे, पूरे अच्छे मनोयोग से वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे और इसमें आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आखिरकार ये एग्ज़ाम है और बस पूरे मेहनत से, जितनी भी आपने मेहनत करी है और जो भी आपने इससे पहले 4 महीने में या 5 महीने में जितनी भी आपने दोस्तों मेहनत करी है, उसका दोस्तों आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है। और कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज़्यादा चिंता ना लीजिए, बस रिलैक्स होकर पढ़िए। जितना आपने पढ़ा है ठीक है, जितना नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं। जो नहीं पढ़ा उसके बारे में नहीं सोचना है, जो पढ़ा है उसके बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जो नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर हमेशा देयर इज़ ऑलवेज समथिंग लेफ्ट। क्योंकि ऐसा है ना कि भाई कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, कंप्लीट है, बस इसको पढ़ के जाओ और पूरे कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दो। तो कल के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दोस्तों आखिरी क्लास रहने वाली है, जहां पर हम आपको दोस्तों 100 से अधिक प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और वही अंत में दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा 100 में से। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज है हमारा मॉडल पेपर पार्ट नंबर 19। यहाँ पर आपको 100 से अधिक प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 4 के शैक्षिक अभिवृत्ति के। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं और कम समय में अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो आपने बताना है कि प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी क्या खासियत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कि जो तीव्र और आसानी से सीखते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक या टैलेंटेड या फिर गिफ्टेड चाइल्ड दोस्तों इनको बोला जाता है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा एक प्रकार कला का नहीं है। कला का प्रकार नहीं है, आचरण संबंधी कला, व्यवहार कला, उदार कला, ललित कला। ये प्रश्न दोस्तों आपका पहले भी आया था, मिक्स हो सकता है दोस्तों ये। तो व्यवहार कला, ठीक है। यूनिट नंबर कुछ जो यूनिट है उसमें क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके एक दर उधर हो सकते हैं, ठीक है। किस कूटनीति के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा देते हैं। तो आत्मसम्मान, सकारात्मक विचार, आवेग नियंत्रण या फिर वास्तविक संपर्क। तो अकॉर्डिंग टू विच डिप्लोमेसी द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन वेदर वी गिव्स पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन टू अवर थॉट्स। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, पॉजिटिव थॉट्स है, इमोशन कंट्रोल है या फिर रियल कॉन्टैक्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। यानी कि सकारात्मक विचार इस डिप्लोमेसी या कूटनीति के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है दोस्तों, इस पर डिपेंड करती है कि हम विचारों को सकारात्मक या फिर नकारात्मक दिशा देते हैं। तो सकारात्मक विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला देखेंगे, बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत लोग कम से कम कितने प्रतिशत विकलांगता में प्रभावित होते हैं। तो बेंचमार्क विकलांगता की दोस्तों बात चल रही है दोस्तों। अभी यहाँ पर जो ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया है 2016 वाला, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर बेंचमार्क विकलांगता रखी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 20%, 30%, 40%, 50%। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी दोस्तों आपकी कितनी रखी गई है, ये रखी गई 40%, ठीक है। तो 40% बेंचमार्क विकलांगता का 200% रखा गया है। तो इसके अंतर्गत कम से कम इतने प्रतिशत जो लोग हैं वो विकलांगता से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। तो इसको शिक्षा मंत्रालय दोस्तों नाम दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रावधान आपका यूनिट नंबर 4 में भी है, 5 में भी है। तो देखिए मिक्स प्रश्न आएंगे। अगला देखेंगे, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है। तो ये किसका उदाहरण है, ये प्रतिस्थापन का दोस्तों उदाहरण है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है।
विशिष्ट अधिगम विकलांगता कौन सी है दोस्तों? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। ठीक है, तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का दोस्तों कौन उदाहरण है? ये दोस्तों बी वाला डिसलेक्सिया। ठीक है, ये आपकी अधिगम विकलांगता से दोस्तों संबंधित है। देखिए, अगर आप भाषा अक्षरों को समझ नहीं पाते हैं तो उसको हम डिसलेक्सिया बोला जाता है। ठीक है, अक्षरों को पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी जो समस्या होती है वो डिसलेक्सिया की श्रेणी में आती है। ठीक है, अगला देखेंगे, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है किंतु कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है कि बुद्धि और जाति विभिन्नताओं का सिद्धांत है, बुद्धि के वितरण का सिद्धांत है, बुद्धि की वृद्धि का सिद्धांत है, या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं का सिद्धांत है। तो अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि एवरेज होती है और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, यह कथन किसके प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बेसिकली दोस्तों आपके क्या है, बुद्धि के वितरण। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस के आधार पर, यानी कि बुद्धि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो अधिकांश लोग हैं वो औसत बुद्धि के हैं, बहुत कम लोग टैलेंटेड हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं, ज़्यादातर लोग एवरेज बुद्धि के होते हैं। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो हमने दोस्तों अभी पढ़ा था इसको लास्ट टाइम भी। तो बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर, सामान्य जीवन जीने की क्षमता, सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए उपबंध बनाने की कोई भी बाधा नहीं होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि किसी भी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी? तो ये आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये आपका आर्टिकल नंबर 15(3) में दोस्तों अनुच्छेद किया गया है कि किसी भी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए उपबंध बनाने की कोई भी बाधा नहीं होगी। तो आर्टिकल 15 के 3 नंबर पार्ट में दोस्तों ये कहा गया है। ठीक है, 15 गो। ओके, अगला देखेंगे, कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए। तो सैद्धांतिक विषय को पढ़ाने के लिए तर्क से निरीक्षण की विधि दोस्तों अपनानी चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम भी दोस्तों पढ़ाए थे, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे दोस्तों जो कि आपके रिपीटेड रहेंगे, लेकिन दोनों में दोस्तों इसके आने की संभावना रहेगी। ठीक है, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ये पारंपरिक स्तर पर होंगे, उच्च पारंपरिक स्तर पर होंगे उत्तर, या पूर्व पारंपरिक स्तर में, या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना? ठीक है, तो अगर आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के अगर सख्त विरोधी हैं और इस संदर्भ में अगर आप विद्यालय में पोस्टर भी लगाते हैं, कमेटी बनवाते हैं, तो आपसे जो जुड़ेंगे लोग, यानी कि जो किशोर आपको सपोर्ट करेंगे और ये मानते हैं कि ये सही चीज़ है, तो वो किस स्तर पर होंगे? वो ट्रेडिशनल लेवल पे होंगे, पोस्ट ट्रेडिशनल में होंगे, प्री ट्रेडिशनल में होंगे, या फिर मेंटेनर ऑफ सोशल ऑर्डर होंगे? तो कौन होंगे दोस्तों? वो आपके उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, यानी कि जो आपका कोहलबर्ग का दोस्तों जो सिद्धांत आता है ना, उसी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो ये उत्तर पारंपरिक स्तर पर दोस्तों होंगे, पोस्ट ट्रेडिशनल में होंगे। ठीक है ना, तो या फिर आप पाश्चात्य पारंपरिक स्तर पे दोस्तों कह सकते हैं, तो पोस्ट ट्रेडिशनल स्तर पे दोस्तों होंगे, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे दोस्तों ये आपके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? अपनी आत्मा का उत्थान करना, अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना, खूब बोलने की क्षमता का विकास करना, या अपनी योग्यताओं, शक्तियों और क्षमताओं का विकास करना? तो अगर इंडिविजुअलिटी का उद्देश्य है, इंडिविजुअलिटी का क्या उद्देश्य है? यह है कि अपनी शक्ति, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना, डेवलपिंग योर स्ट्रेंथ, एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्स ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंडिविजुअलिटी को बढ़ाना है। अगला देखेंगे, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक देने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, तो इसका अर्थ क्या है? ये आंतरिक प्रेरणा है, गणितीय प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, या फिर आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है ना, एक छात्र अगर वो बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और उसके पिताजी उसको ये कहते हैं कि भैया अगर आप अच्छे अंक लाओगे तो आपको एक मोटरसाइकिल मिलेगी, तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखेंगे, शैक्षिक उपलब्धि पर किसके प्रभाव को शैक्षिक अवसर में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना जाता है? तो
whose influence on the education attainment is recognized as a significant barrier to educational opportunity। सो धार्मिकता, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी। तो शैक्षिक अवसर में एक महत्वपूर्ण बाधा क्या है? तो दोस्तों वो कौन है? वो है निर्धनता। पोवर्टी दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, तो पोवर्टी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो शैक्षिक उपलब्धि पर आपके शैक्षिक अवसर में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में निर्धनता को पहचाना जाता है। पोवर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर किसका होना अनिवार्य है? संतुलन, नियंत्रण, अभिप्रेषण या फिर समानुपात। व्हाट इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्या इंपॉर्टेंट है? तो संतुलन है, नियंत्रण है, अभिप्रेषण है या फिर समानुपात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नियंत्रण। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि शिक्षा की क्वालिटी का विकास करना है तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, प्रभावी शिक्षण किसके लिए बेहतर रिश्ते, अधिक व्यक्तिगत सीखने के अवसर और बेहतर गुणवत्ता वाले लक्षित मूल्यांकन उत्पन्न करते हैं। तो अधिगम, प्रभाव, सामाजिक वातावरण, शिक्षार्थी, छात्र, विद्यालय प्रशासन। तो प्रभावी शिक्षण किसके साथ बेहतर रिश्ते, अधिक व्यक्तिगत सीखने के अवसर और बेहतर गुणवत्ता वाले लक्षित मूल्यांकन उत्पन्न करते हैं? किसके संग? अधिगम प्रभाव के संग, सामाजिक वातावरण के संग, शिक्षार्थी छात्र के संग या फिर विद्यालय प्रशासन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी और छात्र, ठीक है। प्रभावी शिक्षण से क्या होता है? शिक्षार्थी और छात्र के मध्य में बेहतर रिश्ते होते हैं, अधिक व्यक्तिगत सीखने के अवसर मिलते हैं, बेहतर गुणवत्ता वाले लक्षित मूल्यांकन ये उत्पन्न करते हैं। तो शिक्षार्थी और छात्र, ठीक है, इनके बीच में अगर प्रभावी शिक्षण हो रहा है तो इनके अधिक जो रिश्ते होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, व्यक्तिगत सीखने के अवसर मिलते हैं, बेहतर गुणवत्ता वाले लक्षित मूल्यांकन उत्पन्न करते हैं। कई शिक्षक स्वनिर्देशित सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसके माध्यम से शिक्षण सत्रों, कक्षा सत्र, व्यवहारिक कक्षाएं इत्यादि को अंतर्निहित करते हैं? मैनी टीचर्स एम्बेडेड टीचिंग सेशन, क्लासरूम सेशन, प्रैक्टिकल क्लासेस इनटू द मीडियम टू एनहांस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो ये किसकी मदद से अंतर्निहित करते हैं? मुक्त शिक्षा, शैक्षिक संसाधन, ऑनलाइन शिक्षण संसाधन, पारंपरिक शिक्षा संसाधन या फिर उपरोक्त से कहीं नहीं। तो किस में होता है दोस्तों? ये जनरली क्या हो जाएगा? ओपन एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेस, मुक्त शिक्षा और शैक्षिक संसाधन। तो कई शिक्षक इसमें क्या करते हैं? स्वनिर्देशित सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो मुक्त शिक्षा है, शैक्षिक संसाधन है, इसके माध्यम से शिक्षण सत्रों, कक्षा सत्र, व्यवहारिक कक्षाएं इत्यादि को अंतर्निहित करते हैं, ठीक है। ओपन एजुकेशन इस सब पे बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी शिक्षा के कारण दुनिया बदल रही है और छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है? तो गुणवत्ता शिक्षा, समता शिक्षा, समानता शिक्षा, उनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन है जिसके कारण ही दोस्तों शिक्षा की दुनिया बदल रही है, छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान हो रहे हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन विकलांगता के कारण से संबंधित है? तो कुपोषण के कारण, दुर्घटना के कारण, मानवकृत कारण या फिर प्राकृतिक कारण। तो विकलांगता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, एक्सीडेंट है, मैन मेड कॉजेज है या फिर नेचुरल कॉजेज है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। विकलांगता के सभी कारण हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मैन मेड कुछ कॉजेज हो सकते हैं, इसके अलावा नेचुरल भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन, सी मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति क्या कहलाती है? What is the satisfaction of achieving proficiency in challenging and difficult performance? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो बुद्धि बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, उपलब्धि, अभिप्रेरणा या फिर समाजित। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपलब्धि, अभिप्रेरणा, यानी कि अचीवमेंट, मोटिवेशन, ठीक है। तो अगर चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है और उसका आप निष्पादन कर पाते हैं और उसमें उसमें प्रवीणता आपको मिल जाती है, तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति क्या कहलाती है? उपलब्धि, अभिप्रेरणा कहलाती है, जब आप उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, आपकी कक्षा में एक छात्र के प्राय विलंब से आने पर उसके अभिभावक से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे या फिर कारण को जानकर तदनुसार निर्णय करेंगे। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का तरीका सबसे अच्छा रहेगा? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, प्रयोगशाला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिएटिविटी, ठीक है ना। कुछ क्रिएशनल एक्टिविटीज आप देंगे जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। अगला देखेंगे, लिंग समानता है क्या है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी क्या है?
लड़के और लड़कियां समान नहीं है, लड़के और लड़कियों का समान अधिकार क और ख दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिंग समानता क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए समान अधिकार की दोस्तों हम बात करते हैं। तो इक्वल राइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसको हम बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। अगला देखेंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लड़कियों के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो 75% दोस्तों इनके लिए रिजर्व है, बाकी का 25% जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियां हैं उनके लिए आरक्षित है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है? जो प्रतिभाशाली या गिफ्टेड लर्नर कैसा होता है? कन्वर्जेंट थिंकर है, डाइवर्जेंट थिंकर है, एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, या बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है? तो दोस्तों ये हमेशा क्या होता है? एक डाइवर्जेंट थिंकर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक अपसारी चिंतक होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य निकटता लाने हेतु सेतु का कार्य करता है? कौन सा कार्यक्रम है जो कि शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य निकटता लाने के लिए एक ब्रिज की तरह कार्य करता है? तो मार्गदर्शन और परीक्षण, स्कूल इंटर्नशिप, शैक्षणिक सर्वेक्षण, या फिर कौशल परीक्षण? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जब स्कूल इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो ये जो आपका कार्यक्रम है ये विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करे जो प्रशिक्षार्थी है इनके मध्य निकटता लाने का कार्य करता है। तो इनके मध्य क्या होती है? आपकी क्लोजनेस आती है, ठीक है। अगला देखेंगे, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो शैक्षिक वातावरण, उचित विद्यालय प्रबंधन, मानव संसाधन, या फिर आर्थिक समावेशन? तो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था के विकास में की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? एजुकेशनल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्कूल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, या ह्यूमन रिसोर्सेज है, या फिर इकोनॉमिक इंक्लूजन है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट रोल किसका है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एट प्रेजेंट? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण वे रोल है इस समय पर शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए, ठीक। तो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखेंगे, विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या फिर कुशली बुद्धि के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से? स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है? तो ये मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित है, ये कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर जो पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से? तो ये दोस्तों आपके किससे संबंधित है? इट इज जो आपके कम योग्य विद्यार्थी होते हैं उनके शैक्षिक कार्यक्रम से दोस्तों संबंधित है स्पेशल एजुकेशन या फिर विशेष शिक्षा। तो जो कम योग्य विद्यार्थी हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित होती है। अगला देखिए, समावेशी कक्षाओं में दिव्यांग छात्रों को दी जाने वाली सबसे उपयुक्त तकनीकी सहायता कौन सी है? तो समावेशी यानी कि इंक्लूजन जो आपकी क्लासरूम है, ये इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें जो आपके जो विकलांग छात्र होते हैं उनको जो सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगा या अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगा वो कौन सा रहेगा? सहायक तकनीकी, सूचना तकनीकी, अनुदेशनात्मक तकनीकी, या फिर कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन? इनके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों? ये हो सकता है सहायक तकनीकी यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो समावेशी कक्षाओं में जो दिव्यांग छात्र हैं उनको दी जाने वाली सबसे उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी है वो सहायक तकनीकी यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। अगला देखेंगे, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन क्या है? स्वसमायोजन, कुसमायोजन, सामाजिक समायोजन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मानसिक द्वंद्व की स्थिति में जो समायोजन होता है उसको हम सेल्फ एडजस्टमेंट बोलते हैं, स्वसमायोजन इसको बोला जाता है। अगला देखेंगे, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको दंड देना चाहिए शारीरिक, उसके व्यवहार का कारण जाने, उसको उपदेश दें या कक्षा से बाहर निकालें। तो उसके व्यवहार का कारण जानिए। तो बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया? तो 2030 तक के लक्ष्य हैं दोस्तों इसमें। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अगला देखेंगे, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है, निर्योग्य विद्यार्थी है, शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, तो यह अहम रक्षा युक्ति, ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ये उदात्तीकरण है, युक्तिकरण है, तदात्मीकरण है, या फिर प्रक्षेपण है? तो अगर कोई शारीरिक रूप से निर्योग्य व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति है वो शैक्षिक सत्र में बहुत मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है, तो ये दोस्तों आपका उदात्तीकरण, सब्लिमेशन का दोस्तों उदाहरण है। इसको हम सब्लिमेशन दोस्तों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये है आपका सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म। अगला देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो जो माइनॉरिटी चाइल्ड्रन है इनकी शिक्षा के लिए कौन से प्रयास हैं?
ये एसएसए के तहत प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने की प्राथमिकता है। अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मद्रसा शिक्षा के आधुनिकरण हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त सभी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका करेक्ट है, क्योंकि सभी अल्पसंख्यकों के लिए है कि एसएसए के तहत में प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, इनको स्थापित करने को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक क्षेत्र है उनके लिए क्षेत्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मदरसा शिक्षा के आधुनिकरण हेतु फाइनेंस दिया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अगला देखेंगे, विकलांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए 1965 से 1975 के बीच सरकार के द्वारा कितने विद्यालय खोले गए? तो विकलांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए 60 विद्यालय दोस्तों 1965 से लेकर 1975 के बीच में खोले गए। 10 सालों के दौरान इतने विद्यालय खोले गए। समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? सभी बच्चों को मुख्य धारा में समावेश करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क और ख दोनों। सभी बच्चों को अपने मुख्य धारा में समावेश करना है, शिक्षा के समान अवसर प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम फॉर ऑल चिल्ड्रन। अगला देखेंगे, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा उपलब्ध कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो अभिप्रेरण है, अध्यवसाय है, संवेग है या फिर वचनबद्धता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरण। इसको हम अभिप्रेरणा बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। एक आंतरिक बल है जो कि आपको प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। ठीक है, और उस प्रतिक्रिया को एक स्पेशल डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। सो मोटिवेशन इसको बोला जाता है। अगला देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चे शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका स्कूल का वातावरण है, बच्चों की खराब आर्थिक स्थिति है, या खराब अनुभव है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्तों इसके लिए इसके कारक हैं। स्कूल का वातावरण है, बच्चों की आर्थिक स्थिति है, खराब अनुभव, बैड एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से लेकर 8 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसका लक्ष्य यही है कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करानी है 2030 तक। अगला देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? जहाँ पर तर्क लगाने लग जाता है। ठीक है, तो ये संवेदी गामक है। ठीक है, इसके बाद सेंसरी मोटर या फिर मूर्त क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए दोस्तों? जब किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? तो जहाँ पर चाइल्ड वेरीफाई प्रॉब्लम थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो औपचारिक क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक जो दोस्तों स्टेज होती है, तो यहाँ पर जो बालक है वो तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है तो औपचारिक क्रियात्मक। ठीक, अगला देखेंगे, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बैकवर्ड चाइल्ड, स्टोन्स, क्रोइनक्रो, सिरिल बर्ट या फिर शोनेल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिरिल बर्ट। इनके द्वारा द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक लिखी गई। तो बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं सिरिल बर्ट। अगला देखेंगे, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया रहेगी जो आपके मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं? कार्यों को मूर्त रूप से समझाओ। ठीक है, विद्यार्थियों के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना, स्वाध्ययन के अवसर प्रदान करना, या फिर सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना। तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा दोस्तों? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी कम होती है, क्योंकि मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं। तो कार्य को मूर्त रूप से समझाना ही सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगला देखेंगे, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे के प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई। जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम आपका फेल है। ठीक है, तो व्यवस्था आपकी फेल हुई है। डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, प्रशिक्षण और सीखना किन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है? तैयारी पर, कार्यान्वयन पर, प्रतिबंध पर, या फिर ये सभी? तो what concept does training and learning focus on? Preparation, execution, reflection, all of these। तो all of these इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी पर दोस्तों क्या करता है? ये ध्यान केंद्रित करता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो द्विभाषा उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, सीखने में बाधा डालता है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और यौगिक उन्नति में बाधक है, बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बोलने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है,
बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के कुछ संख्यात्मक लाभ है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देयर आर सम न्यूमेरिकल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग मल्टीलैंग्वेज फॉर चाइल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मल्टीलैंग्वेज होने के कुछ अपने में संख्यात्मक लाभ होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वो क्या है? मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित, विद्यार्थी की प्रगति और विशेषता को प्रतिबंधित करे। यानी कि दोस्तों वो उसकी विद्यार्थी की प्रगति और विशेषता को प्रतिबिंब करे, यही आपका विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड है जो अभिभावकों को दिया जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राइमरी स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो प्राइमरी लेवल पे किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, हिंदी। तो ये दोस्तों आपकी किसको करती है? मातृभाषा को। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्कूल के मूलभूत ढांचे से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला, कक्षा का वातावरण, शौचालय की सुविधा, सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल इसका गलत हो जाएगा, सिनेमा हॉल का क्या संबंध? ठीक है, तो स्कूल के मूल ढांचे से दोस्तों कौन संबंधित है भाई? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, इसके अलावा शौचालय की सुविधा है नहीं, टॉयलेट की सुविधा है नहीं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अंग नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम। तो शिक्षा की जो ट्राइपोलर प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षण पद्धति नहीं होगा, बाकी शिक्षण, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स और करिकुलम की हम बात करते हैं। अगला देखेंगे, एकीकृत शिक्षा किससे संबंधित है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, विकलांग बच्चों को सीखने की सुविधा, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन, एकीकृत शिक्षा को डिजाइन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो एकीकृत शिक्षा किससे संबंधित है दोस्तों? ये सभी से संबंधित है। ठीक है, यानी कि विकलांग बच्चों को सीखने की सुविधा प्रदान करनी है, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना है, एकीकृत शिक्षा को डिजाइन करना है, ऑल ऑफ द अबव सभी से दोस्तों आपकी संबंधित है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्न में से कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे? जो समाज कल्याण विभाग है, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा कौन कौन से इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए? सबसे पहले आता है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबिलिटी देहरादून। इसके अलावा राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा कौन कौन से संस्थान स्थापित किए गए? सभी दोस्तों स्थापित किए गए। ठीक है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो कि देहरादून में है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान जो कि कोलकाता में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में। ठीक है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वो क्या कहलाता है? वो पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि बालक है, रिटार्डेड चाइल्ड है, मानसिक मंदता बालक। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर गलत होगा, मंदित बालक बेसिकली रिटार्डेड चाइल्ड, अब बाल अपराधी या फिर डेलिकेंट चाइल्ड है। ठीक है, तो डेलिकेंट चाइल्ड या जिबलाइन डेलिकेंट्स आप कह सकते हैं, बाल अपराधी। तो अगर जिसकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के बालकों से में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिछड़ा बालक बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी राइट। अगला देखेंगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ठीक, समावेशी शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। निःशक्त बालकों के लिए सबसे बढ़िया क्या है? आप समावेशी शिक्षा करें, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा किया गया। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान अभी हमने पढ़ा समावेशी शिक्षा के द्वारा। अगला देखेंगे, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना क्या है? त्वरण है, विशिष्ट समूह है, संवर्धन है या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, एक्सलेरेशन है, स्पेशल ग्रुप है, एनरिचमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो एक्सलेरेशन, स्पेसिफिक स्पेशल ग्रुप्स हैं, एनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये सभी दोस्तों आपके क्या होते हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी होती है फॉर द गिफ्टेड चाइल्ड। अगला देखेंगे, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? घर और विद्यालय के तनावपूर्ण वातावरण, संवेगों का तीव्र प्रभाव, शब्द भंडार का अपर्याप्त होना, त्रुटिपूर्ण वाक शैली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगों का तीव्र प्रभाव होता है इसका कारण, यानी कि रैपिड फ्लो ऑफ इमोशन। तो हकलाने का मेनली जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो यही है कि रैपिड फ्लो ऑफ इमोशंस। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 20 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के संग अनुकूलन में कठिनाई, अन्य व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अन्य व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। ये मानसिक मंदता की स्पेशलिटी नहीं है,
ये बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन की स्पेशलिटी जो स्टार्टिंग के 3 है कि आपकी बुद्धि लिप्ति काफ़ी कम है, धीमी गति से सीखते हो, दैनिक क्रियाओं को नहीं कर पाते हो, वातावरण के संग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, अडेप्टिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो 3 डी वाला राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्ति की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत का निर्माण होता है तो वह बुरी आदत सरलता से छूट जाती है। 1 और 3 दोनों। तो इसमें से क्या करेक्ट होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हैबिट्स? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें आपका क्या है, 1 और 3 करेक्ट है, यानी कि ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि आदतें सबसे पहले तो आपकी जन्मजात होती हैं, हैबिट्स आर इनेट इनबॉर्न। इसके अलावा व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत का निर्माण होता है तो वो बुरी आदत सरलता से छूट जाती है, ठीक है। तो इफ़ अ बैड हैबिट्स इज फॉर्म्ड इन अ पर्सन देन दैट, कौन सा कथन आपको बताने की सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसमें आपको स्टेटमेंट आपको जो सही नहीं है वो बताने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आदतें जन्मजात होती हैं, यानी कि जो हैबिट्स होती हैं वो अर्जित होती हैं, जनरली जन्मजात नहीं होती हैं। तो एक तरह से ये वाला आपका करेक्ट है, मतलब कि इनकरेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति में बुरी आदत का निर्माण होता है तो बुरी आदत सरलता से छूट जाती है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, यानी कि कथन सही नहीं, क्योंकि बुरी आदत का निर्माण होता है तो उसको छूटने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। बाकी ये वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, मूल प्रवृत्ति की तरह आदतें व्यक्ति को मोटिवेट करती है, ठीक है। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो बताने हैं, ठीक। तो ए और सी आपके इनकरेक्ट है। एनईपी 2020 के अनुसार महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की गई है, और इसके अलावा जो SEDG से बड़ी आबादी के लिए विशेष क्षेत्र SEZ की स्थापना की गई है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता? तो जो मस्तिष्क का जो भाग होता है दोस्तों, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इससे शारीरिक परिचालन, चिंतन, समस्या समाधान, दृष्टि और श्रवण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दृष्टि और श्रवण का पार्ट नहीं आता इसके अंतर्गत, बाकी इससे शारीरिक परिचालन है, चिंतन है, समस्या समाधान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रदर्शन स्तर नहीं है, इसमें स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर आपके 3 स्तर होते हैं। अगला देखेंगे, NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की उम्र क्या होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 से लेकर 6 साल। इसके बाद हम बारे में हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम में, 3 से 6 साल होगा। ऑप्शन पे मत जाना, इस पे ए वाला ऑप्शन राइट है। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो अधिगम का दार्शनिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम का विप्रेरणात्मक आधार, या फिर अधिगम का बौद्धिक आधार। ये प्रश्न दोस्तों हमने पिछली क्लास में भी आपको करवाया था और इसमें काफ़ी दोस्तों डिबेट चली थी, क्योंकि अधिगम का दार्शनिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अभिप्रेरण का अभिप्रेरणात्मक व्यवहार और बौद्धिक आधार है। तो इसमें सबसे कम जो महत्व हमने दोस्तों आंसर दिया था शारीरिक आधार, लेकिन इसका ज़्यादातर अभ्यर्थियों के द्वारा दार्शनिक आधार भी बोला गया, और उसको भी दोस्तों हमने चेक किया काफ़ी, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी कम ये महत्व रखते हैं, तो दोनों काफ़ी क्रिटिकल हैं। तो इसका जो दार्शनिक आधार है दोस्तों, ये इसका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में दोस्तों इसका आंसर यही दिया गया है। तो हमने शारीरिक आधार उस हिसाब से रखा था, लेकिन फिर भी अधिगम का दार्शनिक आधार दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा मिस्टेक करी थी उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका दार्शनिक आधार होना चाहिए फिलोसफिकल बेसिस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दे सकते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग को, तो इस हिसाब से अधिगम का दार्शनिक आधार होना चाहिए। तो आप दोस्तों इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट में जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये क्योंकि वही है जैसे हम कहते हैं ना, विवादित प्रश्न में से एक है, क्योंकि इसका दार्शनिक आधार और शारीरिक आधार देखा जाए तो दोनों का ही अपने आप में ये कम महत्व रखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दार्शनिक आधार इसको मान लेते हैं, क्योंकि इसको प्रीवियस एग्जाम में आया है, राजस्थान एग्जाम में, रीट के एग्जाम में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। तो अधिगम का दार्शनिक आधार वहाँ पर सही आंसर इसका माना गया है, तो ए ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमने दिया है, ठीक। अगला देखेंगे, विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। मानसिक रोगग्रस्त बालक, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टि दोष एवं श्रवण दोषग्रस्त और घटिया आत्मसंप्रत्यय। तो विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। मानसिक रोगग्रस्त बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, दृष्टि दोष और श्रवण दोषग्रस्त है, या फिर घटिया या चाइल्ड विद पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइल्ड विद पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये विशिष्ट बालक नहीं है, ठीक है। बाकी सभी दोस्तों आपके विशिष्ट बालक हैं, चाहे मानसिक रोगग्रस्त बालक है, चाहे प्रतिभाशाली बालक है, या फिर आपका एक विजुअल और हेयरिंग
इम्पेयरमेंट बालक है, दोषग्रस्त बालक है, ये सभी अपने आप में आपके स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन कोई चाइल्ड विथ पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला है तो वो दोस्तों आपका विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, सामान्य बालक है वो। पिछले बालक के बारे में क्या सही नहीं है? पिछले बालक की मानसिक आयु शैक्षिक आयु समकक्षों से कम होती है। पिछलेपन के कारण आनुवंशिकता होती है। बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है, या फिर 1 और 3 दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जो है रीज़न कि पिछड़े बालक की जो मानसिक आयु है वो शैक्षिक आयु के समकक्षों से थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो IQ है वो कम होता है, तो बुद्धि लब्धि भी थोड़ा सा कम होती है 80 से 90 के बीच में। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किसकी शिक्षा के लिए? सेपरेट क्लास या एनरिचमेंट प्रोग्राम किसके लिए होते हैं दोस्तों? ये आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि के बालकों के लिए, प्रतिभाशाली निम्न शैक्षिक उपलब्धि के बालकों के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जनरली ये जो होते हैं ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होते हैं। ठीक है, एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। ओके, अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी रचनात्मक बच्चों का लक्षण नहीं है? तो असंभव चीज़ों के बीच संभव संबंध, शीघ्र सोचकर समस्याओं को नवीन तरीके से हल करना, कार्यों पर समय व्यर्थ ना करना, कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना। तो रचनात्मक बालों के लक्षण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यों पर समय व्यर्थ ना करना। ठीक है, तो कार्यों पर डोंट वेस्ट टाइम ऑन टास्क, तो रचनात्मक बालों का लक्षण ये नहीं है। कार्यों पर समय जनरली उनके द्वारा थोड़ा व्यर्थ किया जाता है, तभी जाके रचनात्मकता निकल कर आती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई दोस्तों 29 जुलाई 2020 को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, फैक्चुअल तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के विकास में संबंधित समस्याएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दृष्टिबाधित बालक की हम बात करते हैं तो शैक्षणिक मंदता, मंद वाणी विकास, बुद्धि लब्धि स्तर का कम होना, उपरोक्त सभी। तो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए कौन सी समस्याएं आती हैं? तो उनमें सभी समस्याएं दोस्तों आती है। एजुकेशनल रिटार्डेशन भी आती है, स्लो स्पीच डेवलपमेंट होता है, मंद वाणी विकास होता है, और इसके अलावा बुद्धि स्तर का कम होना, ये सभी दोस्तों इसमें आती है जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं। बालकों के आत्मसंप्रत्य विकास के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? सेल्फ कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के लिए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना, बिना शर्त के स्वीकारता और प्रेम को संप्रेषित करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए वाला नेगेटिव स्टेटमेंट है। समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, इससे सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा चिल्ड्रन का। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिता पर बल देना, स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतियोगिता सही नहीं होती है, तो प्रतियोगिता पर बल देना ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला देखेंगे, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वो क्या है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसको कहाँ, किस स्फीयर में सहायता की आवश्यकता है? तो इसको दोस्तों इमोशनल स्फीयर में आवश्यक है, भावात्मक क्षेत्र में। तो विद्यार्थी अगर अपने समकक्ष जो बालक हैं, ग्रुप हैं, उनके प्रति एक एग्रेसिव बिहेवियर रखता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता रहती है। शिक्षकों का दृष्टिकोण बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदर्शवादी, ये ऑप्शन राइट। अगला देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के कौन से समुदाय शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं है? तो ईसाई, बौद्ध, जैन सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी दोस्तों आपके हैं जो कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, ये सभी आपके शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं रह गए हैं। तो ईसाई, बौद्ध, जैन, इनका अच्छा है दोस्तों शिक्षा का स्तर, और लिटरेसी रेट भी काफ़ी बढ़िया है इनका। मस्तिष्क की संरचना और कृतियों में विभेद का परिणाम क्या होता है? तनाव, डिसलेक्सिया, पिछड़ापन, या कोई नहीं। तो मस्तिष्क की संरचना और कृतियों में भेद यानी कि रिजल्ट इन डिफरेंस स्ट्रक्चर इन द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज नोन एज अ डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया होती है दोस्तों। ठीक है, तो डिसलेक्सिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनेकता में एकता को बढ़ावा देना, सभी छात्रों को समान अवसर देना, जाति लिंग अक्षमता के बावजूद सभी छात्रों को शामिल करना, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा के सभी आपके क्या हैं फिलहाल ये उद्देश्य है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना, संकलनात्मक समझ। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रंट होना चाहिए,
ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पहले 1995 तक दोस्तों आपके 7 थे, 2016 में दोस्तों इसको करके 21 कर दिया गया है। ठीक है, देयर आर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 21। ओके, 7 से लेकर 21 तक दोस्तों कर दिया गया है दिव्यांगता के। तो मौजूदा जो आपका दिव्यांगता अधिकार अधिनियम है वो 2016 वाला जिसने रिप्लेस किया, उसमें 7 से 21 कर दिए गए। ठीक है, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा यंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तदात्मीकरण, अतिकल्पना, विवेकीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया डिफेंस मैकेनिज्म रहता है अतिकल्पना, ओवर इमेजिनेशन। ठीक है, सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति, समूह के प्रति अभिवृत्ति चिन्ह बैठे। तो आसान है, अनुवांशिकता आपके आंखों के रंग से संबंधित है, यह हेरिडिटी से संबंधित है, आई कलर। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन नियंत्रण के आयाम के संदर्भ में सही है। शैक्षिक गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए शैक्षणिक सुधार में समाज के लोगों की भूमिका इंपॉर्टेंट है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए प्रशिक्षण विधि, प्रक्षेपण और निरीक्षण विधि का होना अनिवार्य है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अनुकूल परिवेश के लिए बच्चों के माता पिता के अतिरिक्त रिश्तेदारों को भी शिक्षित होना चाहिए और बच्चों के सीखने की क्षमता पर उसके पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो कंट्रोल के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल, यानी बच्चों की सीखने की क्षमता पर उनके पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये नियंत्रण के आयाम के संदर्भ में सही है। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है और वह कौशल का अधिगमंत्रण उल्टे हाथ में लिखने की सुगमता प्रदान करता है, तो वो कौन से कौशल का हस्तांतरण करा रहा है। हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का जो कौशल का हस्तांतरण है, इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो बाइलेटरल ट्रांसफर लर्निंग इसको बोला जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में कितने प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में आपके कितने प्रावधान किए गए, 2 प्रावधान दोस्तों यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आर्टिकल 30 है उसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा के वहाँ पर 2 प्रावधान आपने देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे, लड़कियों को सशक्त करने के लिए हमें आवश्यकता है। लड़कियों को शिक्षित करना, खेलकूद में भागीदारी, क ख दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। लड़कियों को शिक्षित करना, खेलकूद में इनकी भागीदारी करना। शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम का महत्व है। नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, किसी देश का संविधान, नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, ये आपका दोस्तों करेक्ट, ये आपके दोनों के दोनों चीज़ें की हो गई। तो शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, या बेसिकली सी वाला ऑप्शन, यानी नवीनतम ज्ञान का प्रावधान। ठीक, तो ए और सी दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालक के लिए समाज व परिवेश बहुत में ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। सामान्य बालक, अक्षम बालक, उपरोक्त समूह वर्ग के बालक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज व परिवेश किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर करता है दोस्तों, ये अक्षम बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर करता है। डिसेबल्ड जो चाइल्ड होता है तो उसके लिए समाज और उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए। अगला देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पे जीडीपी का कितना % खर्च किया जाएगा। तो 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6% खर्च किया जाएगा। अगला देखेंगे, प्रोबेल के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियां बाहर आती है, कौन सी, अदृश्य, दृश्य, जन्मजात, प्राकृतिक शक्तियां। तो उसमें इनेट पावर्स यानी कि जन्मजात शक्तियां ये बाहर आती हैं। अगला देखेंगे, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, कुछ समय, पूरा समय, किसी भी समय नहीं, तो पूरे समय क्या करना है, शिक्षित करना है। तो समावेश का अर्थ ये होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। राज्य कमजोर वर्गों, विशेष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और धर्म संबंधी हितों के विशेष संविधानी से उन्नति करेगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ये 38 में है, 42 में, 46 में, 49 में। तो राज्य कमजोर वर्गों, खासकर जब बात करते हैं एससी की, एसटी की, उनकी शिक्षा तथा धर्म संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगी। तो ये संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये है आपके दोस्तों आर्टिकल नंबर 46 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 46 में जो कमजोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा और धर्म संबंधी हितों का विशेष सावधानी से उन्नति करने का प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया है राज्य सरकार के लिए।
तो 46 में दोस्तों है, ठीक है। समाज कल्याण विभाग ने किस वर्ष 4 राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थापित किए थे? अभी जैसे ऊपर दोस्तों हमने बात पढ़ी भी थी विकलांग संस्थानों की, तो ये कब किए थे दोस्तों? ये 1984 में स्थापित किए थे, तो 1984 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्कूल में समानता को बढ़ावा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दिया जा सकता है? प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना, नेतृत्व और प्रशासन की भूमिका, स्कूल के वातावरण में बाधाओं को दूर करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो स्कूल में समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं दोस्तों हम? स्कूल में समानता को इन सभी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है समानता को, यानी कि एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इशू, इसके अलावा नेतृत्व और प्रशासन की भूमिका इसमें इम्पोर्टेंट है, स्कूल के वातावरण में बाधाओं को दूर करना, तो इससे हम स्कूल में समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत में किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 का लक्ष्य है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बालकों के परिवार के बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? तो परिवार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्थान क्या है? विद्यालय, दोस्त, आस पड़ोस, क्या है दोस्तों? विद्यालय है। तो विद्यालय, परिवार के बाद सबसे जो जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है विद्यालय होता है। पिछड़े वर्ग और पिछड़े छात्रों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु किए गए प्रयास क्या क्या हैं? पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। 15-20 बच्चे होने पर ही एक प्रकार का शिक्षा केंद्र खोला जाएगा। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी दोस्तों प्रयास किए गए हैं। तो जो पिछड़े वर्ग हैं और पिछड़े क्षेत्र के जो बालक हैं उनकी व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, और अगर 15-20 छात्र हो जाते हैं तो नए प्रकार के शिक्षा केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है, न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन सेंटर। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की बात की गई है। तो सभी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिंता का अवस्था जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है, तो दोस्तों कौन सा है? वो है इस समय पे नॉर्मल एंजाइटी, सामान्य चिंता होनी चाहिए। तो अभी ये फिलहाल आप सामान्य चिंता रखें एग्जाम के लिए। किसी पेशे या कला कौशल की क्रियात्मक रूप से दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? प्रशिक्षण है, कौशलात्मक ज्ञान है, या फिर ए और बी? तो किसी पेशे या कला कौशल की क्रियात्मक रूप से अगर जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म फॉर एनी प्रोफेशनल और स्किल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं, ट्रेनिंग दोस्तों उसको बुलाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनुकूल शिक्षण के निर्माण में कक्षा में किस प्रकार का वातावरण का निर्माण होता है? यानी कि द काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय कंड्यूसिव लर्निंग। तो एक प्रेरित कक्षा वातावरण, कक्षा उत्तेजना, लाभ, सक्रियता, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक अनुकूल शिक्षण के निर्माण से कक्षा में किस तरह का वातावरण का निर्माण होता है? एक प्रेरित कक्षा बनती है, मोटिवेटेड क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लासरूम स्टिमुलेशन बेनिफिट्स है, एक्टिविज्म उसमें देखने को मिलेगा, ऑल ऑफ दी अबव। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो सबसे कम दोस्तों के इससे होता है ये शारीरिक विकास होता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले वाला दोस्तों जो हमने आंसर भी दिया था वो भी उसी आधार पे दिया था, तो लेकिन फिलहाल उसको आप देख लीजिएगा, दार्शनिक आधार करेक्ट होगा। एक बार थोड़ा सा अपने स्तर पर भी चेक करिएगा। तो शारीरिक विकास दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक विकास। तो बालक का सबसे जो विकास है, वैसे तो खैर बहुत सिंपल है, क्योंकि बालक का जो सबसे ये वाला जो विकास होता है विद्यालय शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है शारीरिक विकास। बाकी मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल एंड टीचर्स, ठीक है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संदर्भ में की गई क्या क्या घोषणा है? अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्था चलाने का अधिकार होगा। शिक्षा संस्था में पाठ्यक्रम प्रांतीय सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला देखेंगे, स्कूल में बच्चों के संग हो रहे उत्पीड़न का उपाय निम्न में से क्या है? विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, विद्यालयों में छात्रों शिक्षक के बीच में उचित वातावरण, क और ख दोनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्कूल में अगर बच्चों का अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा लगे, और छात्रों और शिक्षकों के बीच में उचित एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगला देखेंगे, आपने विकास और सिद्धांतों का मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर विकास दिए गए हैं, विकास के सिद्धांत और सिद्धांत का वर्णन किया गया है, आपने क्या करना है? इनको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समीप दूराभिमुख दिशा, ठीक है। तो समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब यह है कि जनरली पहले आपका क्या होगा?
कि मतलब कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर को, ठीक है, मतलब कि शरीर के पहले सबसे पहले केंद्र का विकास होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बाहर की ओर को, यानी कि वेरिएशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स, ठीक है। तो शरीर के केंद्र से भिन्नताएं बाहर की ओर को, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सिर पदाभिमुख दिशा, यानी कि जो विकास होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर को होता है, पहले सिर का विकास फिर पैर की ओर को, ठीक है। अगला देखेंगे अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं, यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि विभिन्न बच्चे के जो में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, यानी कि जो अंतः व्यक्ति का मतलब है अलग अलग जो व्यक्ति, उनमें विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद अंतरा व्यक्तिक भिन्नता, किसी भी बच्चे में आपकी जो विकास की दर है, विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, यानी कि एक बच्चा है उसमें एक ही क्षेत्र में अलग अलग विकास देखने को मिलता है। कोई भी जो बच्चा है हो सकता है गणित में बहुत अच्छा हो लेकिन लैंग्वेज में कमजोर हो, तो एक ही मतलब जो विकास की जो दर है, विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे अपेक्षा से भिन्न हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा व्यक्तिक भिन्नता बोलते हैं, यानी कि बेसिकली इसको हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल होगा ये, इंटरपर्सनल नहीं होगा, इंटरपर्सनल ये होगा, ठीक है। अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं, तो बेसिकली इसको ये बोलेंगे अंतर्व्यक्तिक इंट्रापर्सनल, यानी कि जो अपने आप में विभिन्नता है। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, सी से मिल जाएगा, ठीक। तो हिसाब से देखा जाए तो क्या बनता है, DABC। तो DABC यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक, ए वाला ऑप्शन राइट है। तो ध्यान रखना है कि समीप दूराभिमुख दिशा, यानी कि सबसे पहले शरीर के केंद्र का विकास होगा, फिर बाहर की ओर को विकास जाएगा। सिर पदाभिमुख का मतलब है कि सिर का विकास होगा, फिर पैर से विकास की दिशा की बात हो रही है। अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं का मतलब ये है कि जो अलग अलग बच्चे हैं उनमें भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, विभिन्न भिन्न भिन्न दरों से उनमें ग्रोथ होती है विभिन्न बच्चों में। और अंतरा व्यक्ति का मतलब है एक ही बच्चा है उसमें विकास की जो दर है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अगला देखेंगे बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत कितने से कितने वर्ष तक के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अभी दोस्तों हमने बेंचमार्क विकलांगता पढ़ी थी, कम से कम 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो इनके लिए कितने वर्ष तक के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो दोस्तों ये की गई है 6 से 18 वर्ष, ठीक है। तो 6 से 18 वर्ष तक के पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। अगला देखेंगे विकलांग बच्चों को शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने हेतु भारतीय बाल कल्याण बोर्ड समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो 52 में, 55 में, 60 में, 64 में, तो कब की गई दोस्तों, ये की गई थी 1952 में। तो विकलांग बच्चों की शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय बाल कल्याण बोर्ड समाज कल्याण बोर्ड इसकी स्थापना की गई थी 1952 में, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों के क्या लक्षण होते हैं, एकाग्रता और स्मृति क्षमता उच्च होती है, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता होती है, क और ख दोनों या फिर में से कोई नहीं, तो क और ख दोनों हो जाएगा। यानी प्रतिभाशाली बालकों में एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, उनकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी होती है, नेतृत्व क्षमता होती है इनके अंदर, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कठिन क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई, तो वी ऑल नो दैट कि इसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा प्रभावित होने के कारण क्या है। साथी छात्रों के द्वारा भेदभाव, अनुकूल शौचालय का नहीं होना, क और ख दोनों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। साथी छात्रों के द्वारा भेदभाव किया जाता है ट्रांसजेंडर छात्रों से, और इसके अलावा इनके लिए प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, तो क और ख दोनों हो जाएगा। किसकी प्रभावशीलता उसके सामान्य और कक्षागत क्रियाकलापों पर आधारित होती है, विद्यालय प्रशासन तंत्र, शिक्षक, तकनीकी शिक्षण या फिर कोई नहीं। किसकी प्रभावशीलता उसके सामान्य और कक्षागत क्रियाकलापों पर आधारित होती है, किसकी, विद्यालय प्रशासन तंत्र की, टीचर्स की, टेक्निकल एजुकेशन की, तो क्या करेक्ट होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक की, ठीक है। तो शिक्षक की प्रभावशीलता उसके सामान्य कक्षागत क्रियाकलापों पर आधारित होती है, यानी कि टीचर कितना इफेक्टिव है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन इट्स जनरल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़, ओके। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सी समायोजन आवश्यकताओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है। तो अगर कोई बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो कौन कौन सी समायोजन की समस्या उसके सामने आती हैं। उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों और द्वारा श्रेष्ठताओं की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं।
तो अगर कोई बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली छात्र है तो उसको निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें समायोजन की क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहली बात तो उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, और इसके अलावा शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, यानी कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सुपीरियरिटी बाय टीचर्स। ओके, इसके अलावा माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, ये सभी विकल्प आपके दोस्तों आ सकते हैं। तो प्रतिभाशाली छात्र हैं आप, अपने विद्यार्थियों में मुख्य रूप से स्वानुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे, उनको उत्तरदायित्व देंगे, अच्छे चरित्र के नियम बताएंगे, दंड देंगे नियमों का पालन करा के, तो उनको आप क्या देंगे दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। तो अपने आप ही दोस्तों स्वानुशासन की भावना उनमें विकसित होगी। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने किस वर्ष के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का स्थान लिया, 1995 वाले का, अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया था। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा में समानता से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा में समानता से संबंधित कौन है। वंचित और वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना, सीखने की शैली का समर्थन करना, क और ख दोनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वंचित और वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना, सीखने की शैली का समर्थन करना, क और ख दोनों हो जाएंगे। निम्न में से कौन एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। विकलांगता का शीघ्र अतिशीघ्र निदान पाना, दिव्यांग बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाना, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार रहना, सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करना। उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विशिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो विकलांगता से शीघ्र अतिशीघ्र निदान पाना, दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाना, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उनको तैयार करना। अगला देखेंगे, अनुदैर्ध्य उपागम, जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, वे नए होते हैं, विभिन्न होते हैं, निश्चित होते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य उपागम यानी कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होती है, स्टडी जब की जाती है, तो एक फिक्स ग्रुप होता है, उसका अलग अलग समय पे दोस्तों अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो फिक्स्ड होगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप कि दोस्तों ये आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे और आपका क्विक रिवीजन दोस्तों हुआ होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा जो चलाई गई क्लासेस हैं, जितने भी हमने दोस्तों जो लगातार क्लासेस चलाई हैं पिछले काफ़ी समय से, और ये सभी ने दोस्तों आपको सहयोग किया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सब का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में सफल होकर दिखाएंगे। जैसे कि पहले भी काफ़ी बच्चे इन चैनल से पढ़कर क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस जो इस समय पर जो चैनल है, इस माध्यम से दोस्तों इन्होंने काफ़ी बच्चों ने स्टडी करी और बहुत अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी सक्सेस पाएंगे और इसका क्रेडिट ज़रूर अपने माता पिता को देंगे, अपने शिक्षकों को देंगे, अपने परिवार को देंगे और कुछ इस चैनल को भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का अच्छा पेपर जाए और आगे जो भी परिणाम हो उसके बारे में ना सोचें, पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं और पूरे मनोयोग से, पूरे अच्छे प्रॉपर दिमाग से, बिना किसी चिंता के अपने पेपर को दें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लें, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है उसके कारण भी हम गलतियाँ कर जाते हैं। कभी-कभार हम बहुत ज़्यादा डिज़र्व कर रहे होते हैं करना और काफ़ी अच्छा करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेशर में आके बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो गलतियाँ नहीं करनी है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, जो चीज़ें आती हैं जैसा लगता है वैसा आपके करेक्ट करके जाइए। गलतियाँ कुछ ना कुछ एग्जाम में होगी, कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं हुआ कि जिसका एक भी प्रश्न गलत ना हो। प्रश्न आपके गलत होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन सही प्रश्नों की संख्या हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, गलत प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि जितना आता है उतना ही करें, उतना ही सिलेक्शन के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अब नेक्स्ट कभी किसी क्लास में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।